हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करनॉट साइकिल। ये करनॉट साइकिल दिया था सैडी करनॉट ने और इसने दिया था 1824 में। ये जो करनॉट साइकिल है ना, इसमें सैडी करनॉट एज्यूम करता है कि ये एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, जो बिल्कुल हाइपोथेटिकल, क्योंकि रिवर्सिबल कंडीशन प्रैक्टिकल में हम अचीव नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तो फिर हम ये हाइपोथेटिकल क्यों लेते हैं? एक्चुअली इससे क्या होता है, इसमें जो हमारी जो थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशंस है वो सिंपल हो जाती है और हम इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे, ये साइक्लिक रिवर्सिबल बेसिस के ऊपर इस प्रोसेस को हम दूसरा नाम कहते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन। यानी ये प्रोसेस अगर हम एक इंजन पे लगाएंगे, ठीक है, ये एक इंजन पे करवाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि रिवर्सिबल हीट इंजन है। ये हो गया क्लियर। और दूसरी बात जो है, इसने जो एज्यूम किया, इसने कहा कि हम एक सिलेंडर लेंगे, ठीक है, गैस सिलेंडर। उस सिलेंडर को हम, उसके जो वॉल्व्स हैं वो हम लेंगे एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब इनके आर पार हीट नहीं जा सकती। समझ में आया ना? ना हीट यहाँ से बाहर, ना हीट अंदर। लेकिन इसका जो बॉटम है वो एडियाबैटिक नहीं है, वो डायाथर्मल है। डायाथर्मल मतलब इसके आर पार इजीली हीट जा सकती है। समझ में आया? इसके ऊपर इसने लिए 4 स्टेप्स। ये कहा कि ये जो साइकिल है ये 4 स्टेप्स में काम करेगा। पहला स्टेप जो इसने लिया था वो उसने कहा कि पहला स्टेप लेंगे हम आइसोथर्मल। समझ में आया ना? आइसोथर्मल है। और एक्सपेंशन, यानी आइसोथर्मली हम एक्सपेंड करेंगे, यानी यहाँ पे टेम्परेचर सेम रखेंगे और इस गैस को एक्सपेंड करेंगे, उसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये मैं भी दिखाऊंगा आपको कैसा होता है, ठीक है। ये होगा पहला स्टेप, लेकिन रिवर्सिबली, ये याद रखना, रिवर्सिबली आपको दिमाग में रखना। दूसरे स्टेप में बताया इसने, दूसरे स्टेप को करेंगे हम एडियाबैटिकली। हम बोलेंगे इसको एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है फिर से ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, मगर अब कंप्रेशन है, कंप्रेशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। चौथा स्टेप फिर से एडियाबैटिक है मगर कंप्रेशन, हम बोलेंगे इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये सॉरी, ये एक्सपेंशन है और यहाँ पे कंप्रेशन है। कंप्रेशन मतलब, एक्सपेंशन मतलब हीट फैला, सॉरी गैस फैला रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी पिस्टन ऊपर जा रहा है। कंप्रेशन मीन्स पिस्टन नीचे वापस आ रहा, प्रेस हो रहा है ये, ठीक है। इसके अंदर जो गैस है ना, ये सिलेंडर के अंदर, वो लिया इसने 1 मोल आइडियल गैस, ठीक, इस सिलेंडर के अंदर। और इसका जो पिस्टन लिया वो लिया वेटलेस और फ्रिक्शनलेस। ये याद रखना, सिलेंडर है, इसकी एडियाबैटिक वॉल्व्स हैं, एडियाबैटिक पिस्टन भी है, लेकिन ये फ्रिक्शनलेस, वेटलेस, यानी इसका कुछ वजन नहीं है, इसका कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इजीली ऊपर नीचे जा सकता है, यानी कंप्रेशन वगैरह हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, गैस सिर्फ 1 मोल है और आइडियल है, आइडियल गैस। इसलिए यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस लगाएंगे ना हम, वो लगाएंगे अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस और फॉर आइडियल गैस। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी कंडीशंस मैं बताऊंगा किस तरह हम याद रखेंगे, इसको बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे हम। समझ में आया? अब देखो ये 4 स्टेप्स हम कैसे कर सकते हैं। ये मान लो ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसमें आइडियल गैस भरी है, 1 मोल गैस है, ठीक, इतना क्लियर है। ये एडियाबैटिक है वॉल्व्स, लेकिन बॉटम इसका एडियाबैटिक नहीं है, यानी बॉटम के थ्रू हीट वगैरह जा सकती है। यहाँ पे ये देखो, ये जो सिस्टम है ना, ये इंजन है, इस इंजन में यहाँ पे हीट है, ठीक, ये पूरा इधर से यहाँ तक इंसुलेटर है, यानी एडियाबैटिक है, लेकिन यहाँ पे हीट है, ऊपर से ये खुला है, यहाँ पे इंसुलेटर है, यहाँ पे कूल्ड है, यानी ये सोर्स है और ये सिंक है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे हीट कंज्यूम होती है। अगर हम ये सिलेंडर पहले ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, ध्यान रखना, तो क्या होगा पहले स्टेप में ये हीट इसको मिलेगी, क्लियर, सोर्स को हीट मिलेगी, सोर्स से इसको हीट मिलेगी। इस सिलेंडर की गैस में जो ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये एक्सपेंड करना शुरू कर देगा, राइट, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। और यहाँ पे जो भी हीट होती है वो हीट हम पूरी की पूरी इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं,
और यहाँ का टेम्परेचर हम बढ़ने नहीं देते। तो मैं इसको बोलूँगा ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, यानी हम टेम्परेचर सेम रखते हैं और गैस एक्सपेंड कराते हैं। किसके बलबूते पे? ये जो हीट यहाँ पे आ रही है। समझ में आया? आइसोथर्मल मीन्स सेम टेम्परेचर। हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम? दूसरे स्टेप में यहाँ पे इंसुलेटर है, साइड से भी इंसुलेटर, यानी हीट ना बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है। इसको मैं बोलूँगा एडियाबैटिक प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी सी हीट बची थी, हम इसको अलो करते हैं, इस वो जो हीट यहाँ पे थी ना ऑलरेडी, क्योंकि अब ये हॉट गैस है। अब इस हॉट गैस को हम इस पे रखेंगे, ना हीट देंगे ना इससे हीट निकालेंगे, लेकिन इस पिस्टन को अलो करेंगे एक्सपेंड होने के लिए। तो यहाँ पे भी एक्सपेंशन होगा, बट एडियाबैटिक एक्सपेंशन। समझ में आया ना? शाबाश। अब इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे तीसरे स्टेप में। इधर तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? यहाँ पे कोल्ड पे ले जाते हैं इसको। अब गैस ठंडी हो जाएगी, गैस ठंडी होना शुरू होगी ना, तो हम क्या करेंगे? हम ऊपर से इसको प्रेस करेंगे, यानी हम प्रेशर देंगे। प्रेशर से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जो हीट इधर जा रही थी वो हीट हम इस प्रेशर से बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर हम चेंज होने नहीं देंगे, लेकिन गैस को प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। इसको मैं बोलूँगा यह है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है। उसके बाद में अभी गैस ठंडी है, लेकिन हमने प्रेशर दिया तो टेम्परेचर हम मेंटेन करना चाहते हैं। अब इसके बाद में इसको वापस लेके आ जाओ। ये है चौथा स्टेप, यानी फाइनल स्टेप। क्लियर? चौथे स्टेप में इसको क्या करेंगे? हम फिर से ऊपर से प्रेशर देंगे, राइट? प्रेशर देने से क्या होगा? इसमें कंप्रेशन होगा, लेकिन अब हीट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि नीचे इंसुलेटर है। तो मैं इसको बोलूँगा ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। समझ में आया? ये हो गया। इसके बाद में फिर से वापस अपने इनिशियल स्टेप पे। तो ऐसे ही चलता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करता है। ठीक। तो ये समझ में आया? ये आपको दिमाग में रखना है। ये आप हो सकता है इसका स्नैपशॉट ले लो या आप बनाओ। ठीक है, स्नैपशॉट ले लो इसका, या आप बना भी सकते हैं। क्लियर? ठीक। चलो, अब मैं इसको साइड पे रखता हूँ। अब हम सिर्फ कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान देंगे। ये सिलेंडर में दोबारा नहीं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है ये। अब देखो, ये सब चार चीज़ें जो है ना, अगर आपको ये सिंपल बनाना है तो आपको दिमाग में पहले यही बिठा देना है कुछ चीज़ें। उसमें से सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो है ये है कि हमने आइसोथर्मल वर्क भी पढ़ा है, हमने एडियाबैटिक वर्क भी पढ़ा है। तो मैं ये कहूँगा कि आइसोथर्मल जो रिवर्सिबल वर्क रहता है, मैं बोलूँगा रिवर्सिबल एक्सपेंशन बोलूँगा, एक्सपेंशन वर्क, वो कैसे होता है? वो होता है बराबर W = -nRT। हमने पढ़ा था, लेकिन N = 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस है ना। N मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मैं लिखूँगा -RT ln V final डिवाइड बाई V इनिशियल। ये आपको याद रखना है, यानी V2/V1 भी लिख सकते हैं, या V4/V3 लिख सकते हैं, V3/V2 लिख सकते हैं। समझ में आया? ये हो गया, ये हमारा वर्क है इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हम देखेंगे एडियाबैटिक वर्क किसके बराबर है। यही तो हमें करना है यहाँ पे, ये दो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। एडियाबैटिक वर्क कैसे किसके बराबर? एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब रहता है, एडियाबैटिक में ना हीट अंदर जाती है ना हीट बाहर आती है, यानी वहाँ पे हीट जो है, हीट एक्सचेंज दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं फर्स्ट लॉ इस पे अप्लाई करूँ तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ΔU = Q + W, है ना। अब Q अगर 0 रखेंगे तो फर्स्ट लॉ क्या बनेगा? ΔU = W। समझ में आया ना? यानी यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है, ΔU मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज, वही वर्क में कन्वर्ट होती है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे लिखते हैं हम? CV बराबर रहता है ΔU डिवाइड बाई ΔT। क्लियर? ये समझ में आया? अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे ΔU किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देखो, ΔU बराबर आएगा फिर CV यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू ΔT यानी चेंज इन टेम्परेचर। इसको इधर लेके आया मैं।
राइट। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, ये आपको अगर याद रहेगा ये दो इक्वेशंस तो हमारा काम हो गया, टेंशन नहीं है फिर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, लेकिन डेल्टा यू किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर। तो मैं लिखूंगा डब्ल्यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, राइट। तो ये दो इक्वेशन याद रखना। आइसोथर्मल कंडीशंस में क्या रखेंगे याद आप, आइसोथर्मल रिवर्सिबल ये जो एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन, वहाँ पे वर्क बराबर रहता है आर टी माइनस आर टी, लिखूंगा माइनस आर टी लॉन वी एफ बाई वी आई, वी फाइनल बाई वी इनिशियल। लेकिन एडियाबैटिक वर्क किसके बराबर रहता है, सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी जो है ये है बराबर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये है डेल्टा टी। अब इन दो इक्वेशंस को आप याद रखेंगे, इससे पहले भी आपने पढ़ी है, बस इन्हीं को अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, हमारा प्रोसेस सिंपल हो जाएगा। अब ध्यान रखो यहाँ पे, अब हमारा जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप स्टेप 1 बोलूँगा मैं, स्टेप 1 वो हम करेंगे पहले अप्लाई, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन रिवर्सिबली लिखूंगा मैं, लेकिन तो रिवर्सिबल कंडीशंस में ही हम ये अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमने अभी तक इक्वेशंस कही ना। एक मिनट इसका, हाँ ये आ गया, ठीक समझ में आया। तो ये रिवर्सिबल कंडीशंस में आपको करना है, ठीक। इसके लिए मैं ग्राफ भी बनाऊंगा अभी। तो अगर मैं लिखूंगा कि एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम ही वर्क कर रहा है ना, गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब सिस्टम पिस्टन को पुश कर रहा है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये जो है ना, यहाँ पे गैस जब एक्सपेंड होगी तो ये सिस्टम यहाँ से यहाँ जाएगा। सो दिस गैस इज पुशिंग दिस पिस्टन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। तो मैं बोलूँगा वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, राइट। तो वर्क डन बाय सिस्टम कितना आएगा, वो आएगा माइनस डब्ल्यू, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है तो माइनस डब्ल्यू। लेकिन डब्ल्यू किसके बराबर है, बट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन वी एफ डिवाइड बाई वी आई, राइट। तो माइनस डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा फिर आर टी, ठीक, आर टी लॉन वी एफ डिवाइड बाई वी आई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं आपको एक ग्राफिकली ये चीज़ बताता हूँ। मान लो ये है ग्राफ इसका, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस पॉइंट से, सोर्स से। सोर्स का आपको पता है, यहाँ पे सोर्स बताया था मैंने, ये सोर्स के ऊपर हम हीट देते हैं, सबसे पहले हीट देते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ से शुरू करते हैं हम प्रोसेस। इसको हटाओ मैं, हाँ इसको हटा दिया। ये है पहला स्टेप। ये मान लो यहाँ पे गैस का जो वॉल्यूम था वो था V1, राइट। और इसका जो टेम्परेचर था यहाँ पे वो था T2, और यहाँ पे जो हीट थी, जो सोर्स से हीट आ रही थी, वो थी Q2। क्लियर, यानी क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, सो वी आर गिविंग हीट। समझ में आया ना। टेम्परेचर कितना था यहाँ पे, सपोज T2, पहले मैं बताऊंगा ये हायर टेम्परेचर, समझ में आया ना। और जो लोअर टेम्परेचर है उसका नाम रखेंगे हम T1, तो चलेगा, शाबाश। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। जब हम सिलेंडर को सोर्स पे रखते हैं, हीट देते हैं, वहाँ पे एक्सपेंशन होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है। ये जो ग्राफ है ना, इट इज़ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, राइट। इसको मैं ऐसे भी बनाऊंगा, ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। यहाँ से शुरू किया तो पहले वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना है T2, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम पहले V1 था, अब हो गया V2, यानी ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, राइट। इतना ध्यान रखना। ये हो गया ग्राफ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी हम A से लेके B तक आ गए, इतना ध्यान में रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं कहूँगा, यहाँ पे जो W है माइनस डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू RT2 लॉन VF डिवाइड बाई VI। फाइनल वॉल्यूम क्या था यहाँ पे, V2। देखो हमने V1 से V2 चेंज की ना, तो मैं लिखूँगा इसको माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू RT2 लॉन V2 बाई V1,
ये हमें आ गई पहली इक्वेशन, इसको नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। मेरी तरफ ध्यान रखना, ठीक है, फुल कंसंट्रेशन से देखना। और ये जो वर्क किया इसने, ये इसने एडियाबैटिकली किया, सॉरी आइसोथर्मल वर्क किया, तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम था, राइट। आइसोथर्मल सिस्टम में याद रखना, आइडियल गैस में आइसोथर्मल कंडीशन में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर मैं बोलूँगा, आइसोथर्मल कंडीशंस में अंदर की जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कुछ नहीं होगा वहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू 0। व्हेन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल गैस। ये हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है, ये आगे भी काम आएगा। तो अगर इस रू से हम फर्स्ट लॉ देखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आता है ना, तो मैं बोलूँगा फिर ऐसे, डेल्टा यू तो 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या मैं बोलूँगा क्यू इज इक्वल टू, इस डब्ल्यू को इधर ले जाए बन जाएगा माइनस डब्ल्यू, राइट। तो इस इक्वेशन को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू आर टी टू लॉन V2 बाई V1। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं साइड पे लिख के रखता हूँ, ये आपके सामने है कागज़, इस पे लिखेंगे हम Q2 किसके बराबर आया, RT2 लॉन V2 बाई V1। इतना क्लियर है, शाबाश। अब हम लेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप टू, इसको थोड़ा बीच में मैं शॉर्टकट मारूंगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यानी यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा है, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, लेकिन एडियाबैटिकली मतलब यहाँ पे जो बाहर से हीट आ रही है वो 0 है, यानी Q इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक वर्क ये जो ना, ये एक्सपेंशन वर्क है, सो वी कैन से इट इज वर्क डन, वर्क डन। दूसरे स्टेप में वर्क डन है, तो मैं इसको लिखूंगा, ये भी माइनस डब्ल्यू है, लेकिन इसको लिखेंगे W2, चलो इसको नाम रखेंगे W1 ताकि हमें समझ में आ जाए ये पहले स्टेप का वर्क है और ये दूसरे स्टेप का वर्क है। सो W2 जो है यहाँ पे वो माइनस आएगा, राइट। लेकिन एडियाबैटिक वर्क किसके बराबर है, वर्क बराबर रहता है, एडियाबैटिक वर्क वो बराबर रहता है CV, राइट, डेल्टा टी, याद होगा आपको, यही है ना, या CV मैं कहूँगा ऐसे, CV T फाइनल माइनस T इनिशियल, यही कहा था ना हमने, यही था। लेकिन यहाँ पे W2 है, मैं इसको W2 लिखूँगा, यह याद रखना। और ये माइनस है, ये माइनस है तो फिर ये भी माइनस हो जाएगा, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे W2 माइनस, ये भी फिर माइनस ही होगा। समझ में आया ना, जैसे हमने यहाँ पे W माइनस, ये था W था इसके बराबर, लेकिन जब ये माइनस W लिया हमने तो माइनस W, तो माइनस इंटू माइनस RT2 आएगा, है ना, तो माइनस इंटू माइनस आता है प्लस। वैसे हमने यहाँ पे किया, ये जब प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस ही आएगा। क्लियर, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। चलो, लेकिन हमारा जो हम जो ये कर रहे हैं ना दूसरा स्टेप, वो हम ऐसे कर रहे हैं, देखो हम जा रहे हैं यहाँ से, इस स्टेप से यहाँ तक हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो एक्सपेंशन होगा ये ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बाहर से हीट नहीं दे रहे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये V2 से V3 जाएगा, ये स्टेप C है, राइट, और वॉल्यूम थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक, एडियाबैटिक। लेकिन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर कितना चेंज होगा, ये T2 था पहले, अब ये T1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क होगा ना वो अंदर के टेम्परेचर की वजह से ही होगा, ये याद रखना। समझ में आया, क्योंकि हम बाहर से कोई हीट वगैरह नहीं दे रहे हैं। अगर याद नहीं होगा आप लोगों को तो ये है दूसरा स्टेप, ये इंसुलेटर है, यहाँ पे एक्सपेंशन तो हो रहा है लेकिन बाहर से कोई हीट
नहीं आ रही, तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये अंदर की ही हीट के बेसिस पे हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज होगा क्योंकि एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे हीट चेंज हो जाएगा, या मैं बोलूँगा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा एक्सपेंशन में, राइट। समझ में आया। तो हम यहाँ से यहाँ गए। चलो इसको मैं अब यहीं से शॉर्टकट में बताऊँगा। तो हम यहाँ से V2 से V3 गए तीसरे स्टेप में। अब टेम्परेचर भी चेंज हो गया फ्रॉम T2 टू T1, राइट। यानी हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था T2 और फाइनल टेम्परेचर है T1। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा फिर -W2 इज इक्वल टू -CV। फाइनल टेम्परेचर क्या है T1, इनिशियल टेम्परेचर क्या है T2, राइट। ये Ti है ऊपर, अलग है, ठीक है। अब अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा ऐसा -W2 इक्वल टू माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? हम लिखेंगे CV, यहाँ का जो है ना ये चेंज कर देंगे, हम लिखेंगे T2 माइनस T1, राइट। तो ये बन जाएगा प्लस। ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन नंबर 3 है। समझ में आया। अब यहाँ से मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा। ये 2 स्टेप्स समझ में आए तो बाकी स्टेप्स भी ऐसे ही है, बाकी 2 स्टेप्स भी ऐसे ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। ये मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। स्टेप नंबर 3 में क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं लेकिन आइसोथर्मली, यानी टेम्परेचर सेम रख रहे हैं, ठीक है। और ये स्टेप नंबर 3 है। टेम्परेचर सेम रखने का मतलब टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे लेकिन गैस कंप्रेस कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम कम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा, हम यहाँ वॉल्यूम 3 तक तो आ गए थे दूसरे स्टेप में, अब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तीसरे स्टेप में, ठीक है। हम कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर वही T1 ही रहेगा। समझ में आया। कंप्रेस कर रहे हैं हम आइसोथर्मली। और हम ये कंप्रेशन कहाँ पे करते हैं? कंप्रेशन हम करते हैं यहाँ पे, तीसरे स्टेप में बताऊँगा मैं आपको, ये वाला, यानी हम गैस को यहाँ से यहाँ वापस कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेशन से जो यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होता है ना, यानी हीट जो जनरेट होती है वो पूरी की पूरी इसमें कोल्ड सिंक में चली जाती है। तो सिस्टम को मतलब टेम्परेचर तो वही रहता है लेकिन जो भी हम यहाँ पे प्रेशर देते हैं उसकी वजह से जो हीट है वो लॉस होती है और यहाँ चली जाती है। तो मैं कहूँगा कि ये -Q है, लेकिन इसको हम रखेंगे यहाँ पे Q1 नाम, क्योंकि यहाँ पे रखा था हमने Q2 नाम, यहाँ पे रखेंगे हम Q1 नाम। तो ये जो है ना ये माइनस होगा क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है फ्रॉम दी सिस्टम टू दिस कोल्ड सिंक, ये याद रखना। तो यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, वॉल्यूम हम कम कर रहे हैं क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो है ये हीट लूज करेगा, यानी Q1 यहाँ पे माइनस होगा, राइट। और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ठीक। तो वी कैन से वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सो वर्क जब सिस्टम के ऊपर हो रही है तो वी कैन से वर्क इज पॉजिटिव, W3 इज पॉजिटिव। मैं कहूँगा फिर W किसके बराबर रहता है? RT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। अब यहाँ पे R क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। T क्या है? T1 यानी टेम्परेचर 1, जो हमने यहाँ पे रखा था टेम्परेचर 1, यहाँ का टेम्परेचर T1 है। समझ में आया। और V फाइनल बाई V इनिशियल, देखो हमने वॉल्यूम चेंज किया फ्रॉम V3 टू V4। समझ में आया। तो मैं बोलूँगा फाइनल वॉल्यूम है यहाँ पे V4, इनिशियल वॉल्यूम है V3। तो इसको लिखूँगा मैं V ऐसे W3 इज इक्वल टू -RT1 ln V4 बाई V3, और ये पॉजिटिव है। और हमें मालूम है आइसोथर्मल कंप्रेशन में डेल्टा आइसोथर्मल सिस्टम रहता है वहाँ पे डेल्टा U 0 के बराबर रहता है और वर्क बन जाता है हीट के बराबर। लेकिन यहाँ पे वर्क पॉजिटिव और हीट नेगेटिव है। तो मैं कहूँगा ये जो Q1 है, जैसे हमने पहले स्टेप में किया था, Q1 इज इक्वल W3 इज इक्वल टू दिस। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया। अब हम लेते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ पे भी हम कंप्रेस कर रहे हैं, यानी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सो W4 इज पॉजिटिव, यानी फोर्थ स्टेप का जो वर्क है वो है पॉजिटिव। और एडियाबैटिक वर्क किसके बराबर था? CV डेल्टा T के। मैं लिखूँगा W4 इज इक्वल टू CV डेल्टा T, या मैं लिखूँगा W4 इज इक्वल टू CV डेल्टा T क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर।
अब ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप है, यानी हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, V4 से हम जा रहे हैं V1। V4 के पास कितना टेम्परेचर था, T1, सो इनिशियल टेम्परेचर इज T1 बट फाइनल टेम्परेचर इज T2। तो इस रीजन का जो टेम्परेचर है वो है T2। सो वी कैन से इट इज़ W4 इक्वल टू CV T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ तक हो गए, चारों स्टेप्स हो गए। अब टोटल वर्क डन कितना होगा, वो होगा बराबर हमने वर्क कितना लूज किया प्लस वर्क कितना गेन किया। पहले दो स्टेप्स में तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी वर्क लॉस्ट बाय सिस्टम, हम कहते हैं वो -1 और -2 है, यानी -W1 -W2। बाकी दो स्टेप्स में कंप्रेशन होता है, यानी सिस्टम के ऊपर वर्क होता है, मैं कहूँगा वो +W3 +W4 है। ठीक, अब ये जो +W1 सॉरी -W1 -W2 -W3 या +W3 +W4, ये जो ऊपर स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में इनके वैल्यूज़ है ना, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। राइट, मैं यहाँ पे लिखूँगा पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ वर्क। तो मैं इक्वेशन पहले लिखता हूँ। अब देखो, जब हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं ना, तो ये बन जाता ऐसे, जो टोटल वर्क है वो बन जाएगा RT2, ठीक है, ln V2/V1, क्योंकि ये -W1 का वैल्यू ये है, -W2 का वैल्यू ये है, -CV T2 - T1, और +W3 का है +RT1 ln V4/V3 और प्लस CV T2 -T1। देखो यहाँ पे -CV T2 -T1 है ना, यहाँ पे +CV T2 -T1, तो ये और ये कट कर देंगे यहीं पे। यहाँ पे क्या बचेगा, फिर बचेगा RT2 ln V2/V1, राइट, प्लस RT1 ln V4/V3। ये हमारे पास में फाइनल इक्वेशन बच गई, यानी टोटल वर्क इसके बराबर रहेगा। समझ में आया? इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर, सॉरी ये इक्वेशन नंबर मान लो 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5। राइट, तो इस पे आप ध्यान दे दो, आप वीडियो रोक के पहले सोचो ये मैंने कैसे किया, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब गौर से सुनो, इससे पहले हमने टीवी रिलेशन देखी थी, यानी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस में। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, वहाँ पे देखा था हमने जो TV यानी टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम, टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम रेज्ड पावर, वॉल्यूम का जो पावर था वो था γ-1, वो मैंने बताया था आपको, ये कांस्टेंट रहता है। अगर आपको ये क्लियर करना है तो आप T एंड V रिलेशन देखना है, T एंड V इन एडियाबैटिक प्रोसेसेस, वो इससे पहले वाले कुछ 1-2 लेक्चर छोड़ के इसमें आएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना वहाँ पे वो, तो उसमें हमने देखा था लास्ट में फाइनली TV गामा रेज पावर γ-1 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर रहता है। गामा क्या है, गामा मीन्स ये रेशियो रहता है CP/CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आया? अब इसको ये जो सॉरी ये धुंधला दिखाई दे रहा, क्या हो गया, हाँ ये हो गया ठीक। देखो ये बताया था मैंने, अब दिख रहा TV रेज्ड पावर γ-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या गामा इज इक्वल टू CP/CV। ये गामा जो है ना CP/CV का रेशियो रहता है और ये कांस्टेंट रहता है, ये हमने देखा था इससे पहले। अब देखो यहाँ पे इन टेम्परेचर्स को गौर से देखो, यहाँ पे जब भी हम टेम्परेचर रिलेशन देखेंगे ना विद वॉल्यूम, हमें ये देखना है कि कौन से टेम्परेचर के साथ में कौन सा वॉल्यूम कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। देखो T2 के पास में जो वॉल्यूम है वो है V1 और V2, तो T2 पे जो रिलेशन रहेगा वो V1 और V2 का रिलेशन रहेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे T1 के साथ में V3 और V4 है, इनका रिलेशन आपस में देखेंगे हम। ठीक है, यानी इस टेम्परेचर पे ये दो है और इस टेम्परेचर पे ये दो है,
तो जब भी हम टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन देखेंगे तो हमें याद रखना है कि कौन से वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा टेम्परेचर है। तो V1 और V2 के कॉरस्पॉन्डिंग T2 है और V4 और V3 के कॉरस्पॉन्डिंग T1 है। क्लियर। अब हम इन रिलेशंस को आगे यूज़ करेंगे। समझ में आया? देखो, अगर मैं दो टेम्परेचर लूँगा, मैं लूँगा सपोज T1 V1, मतलब ये टेम्परेचर 1 पे वॉल्यूम V1 है सपोज, और इसका पावर लिखेंगे हम गामा-1, राइट। ये भी कांस्टेंट है। और मैं लिखूँगा T2 V2 रेज़ पर गामा-1, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, ये T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि T1 पे V1 वॉल्यूम था और T2 पे V2 वॉल्यूम था। अब अगर हम ये रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इसमें कहाँ गए ग्राफ, इधर, ठीक। इसके हिसाब से हम देखेंगे। देखो, अगर मैं कहूँगा ये T2 V2, समझ में आया ना, ये चलेगा। अगर मैं V3 के साथ में दिखाऊँ, V3 के साथ में जो टेम्परेचर रहेगा वो है T1। तो या मैं ऐसा कहूँगा, ऐसे T2 V2 सपोज लूँगा मैं, V2, ठीक है, V2 गामा-1 दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। यहाँ पे लेंगे हम T1 V3 गामा-1 दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया? तो देयरफॉर जब दोनों कॉन्स्टेंट है तो मैं ये कहूँगा T2 V2 गामा-1 रेज़्ड पावर गामा-1 इज इक्वल टू T1 V3 गामा-1, राइट। ये इक्वेशन याद रखना। इतना तो क्लियर है। अब मैं इसका देखूंगा। अब मैं अगर लिखूंगा ऐसा T2 V1, ये बन जाएगा बराबर T1 V4 के बराबर। देखो, T2 V1 T1 V4, ये आपके पास में रिकॉर्ड भी है, देख लेना पहले। मैं फिर लिखूंगा ऐसे T2 V1 रेज़्ड पावर गामा-1 इज इक्वल टू किसके बराबर, T1 V4 गामा-1। ये दिमाग में बिठा देना। तो ये इक्वेशंस हमें काम में आएंगी, राइट। इसको मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से फेंक देते हैं आप, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे इन रिलेशंस को जो ना बराबर करता हूँ। इसको मान लो, इसको नाम रखेंगे हम, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये रिलेशन नंबर, सो ए है, ये बी है। अब मैं अगर इक्वेशन ए को बी से डिवाइड कर दूं, मैं लिखूंगा डिवाइड इक्वेशन ए बाय बी, राइट। तो क्या बनेगा, सिंपली यहाँ पे ए और बी का डिवाइड मैं लिखूंगा T2 V2, है ना, रेज़ पावर गामा-1 डिवाइड बाय T2 V1 गामा-1, राइट, इक्वल टू T1 यहाँ पे भी आएगा ना। तो यहाँ पे V3 रेज़्ड पावर गामा-1, यहाँ पे आएगा V4 रेज़्ड पावर गामा-1, ठीक। देखो, T2/T2 कैंसिल, T1/T1 कैंसिल, हमें जो रिलेशन मिलेगी वो मिलेगी V2/V1, राइट। और इसका मैं होल लूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पावर में भी गामा-1 है, इसके पावर में भी गामा-1 यहाँ पे भी V3/V4 रहेगा गामा-1। तो ये रिलेशन जो है ना, ये हमें मिल गई। समझ में आया? अब यहाँ से इसका भी पावर, ये इसका भी, ये पावर हटा दो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4, ऐसे ही बनेगा ये। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको उल्टा करेंगे ये भी उल्टा हो जाएगा, V1/V2 किसके बराबर बनेगा, V1/V2 किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा V4/V3। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये अगर हम पुट करेंगे V3 V4 के वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, जो हमने इससे पहले लिखी थी, तो हमें क्या मिलेगा। आप देखो, इसको पहले पॉज करो वीडियो को
वो देखो इक्वेशन नंबर 5, उसमें इसको पुट करो। ठीक है, देखो ये है इक्वेशन नंबर 5 अपनी जो हमने देखा था। ठीक है, उसमें W टोटल बराबर आ रहा था इसके। अब यहाँ पे V1/V2 इज इक्वल टू V4/V3। अब हम V4/V3 के बदले में अगर V1/V2 लिखेंगे यहाँ पे चलेगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा W इज इक्वल टू R T2 ln V2/V1 प्लस R T1 राइट ln V1/V2। क्लियर, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको एक ही फॉर्म में अगर लाएंगे तो या तो इसको माइनस कर दो ऐसे, इसको माइनस करके इसको उल्टा कर दो, या तो फिर इसको माइनस करके उल्टा कर दो, आपकी मर्ज़ी है। हम इसी को उल्टा करेंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखूँगा और T2 ln V2/V1 माइनस और T1 चलेगा ln V2/V1 बन जाएगा ये। अब जब मैं माइनस कर दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये ln V2/V1 तो कॉमन है, तो और भी कॉमन है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और तो रख दो इधर कॉमन। अंदर क्या रहेगा फिर T2 माइनस T1 ये है, और यहाँ पे ये कॉमन रख दो, ln V2/V1 है ना, ln V2/V1 ये दोनों में कॉमन है, ये बाहर रख दो ब्रैकेट के बाहर, हमें इक्वेशन ये मिल जाती है। ये याद रखना, ये मिल जाता है हमें टोटल वर्क इसके बराबर। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें फाइनल टच मारते हैं हम। ठीक है, ये मिल गया हमें यहाँ पे टोटल वर्क। ठीक है, अब इस टोटल वर्क जो है ना, टोटल वर्क को टोटल हीट के साथ में हम कंपेयर करेंगे। देखो हमारे पास में जो नेट हीट एब्जॉर्ब्ड है यानी Q, वो होगा बराबर Q2 + Q1, लेकिन Q2 पॉजिटिव है क्योंकि वो वहाँ पे एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो सोर्स से हीट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीट जो है ना हम सिस्टम को देते हैं, क्लोजली देखना, टाइम लग रहा है इसमें ना, ये Q2 हम देते हैं सिस्टम को उसमें, लेकिन यहाँ पे Q1 जो है Q1, यहाँ पे सिस्टम से हम हीट वापस लेते हैं। सो Q2 इज़ पॉजिटिव, Q1 इज़ नेगेटिव, ये मैंने यहाँ पे लिखा Q2 पॉजिटिव Q1 नेगेटिव, राइट। और अगर आप इसका नेगेटिव Q1 का और पॉजिटिव Q2 का फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 देख लेना इनके वैल्यूज़, तो Q2 बराबर आएगा इसके और Q माइनस Q1 बराबर आएगा इसके। ठीक, तो इसको वैसे ही करो सॉल्व, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू और T2 ln V2/V1। इसको मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉल्यूम यहाँ पे V1/V2 था ना, मैंने उल्टा कर दिया V2/V1, तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस। ठीक, यहाँ पे भी ln V2/V1, अब कॉमन निकालो और कॉमन निकालो, ये बन जाएगा इसके बराबर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये देखो वर्क और हीट, इनको अगर आप कंपेयर करेंगे, समझ में आया ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्क डिवाइड बाई हीट किसके बराबर आएगा, तो वो बराबर आएगा यहाँ, ये भी और T2 माइनस T1 ln V2/V1 है ना, ये भी और T2/T1 ln V2/V1, ये दोनों साइड अगर राइट साइड इसके बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। फिर मैं ये कहूँगा W टोटल जो है वो बराबर है Q टोटल की, यानी यहाँ पे जो भी हम हीट देते हैं ना वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ऐसे लिखूँगा इसको, जो भी हम हीट देते हैं वर्क में कन्वर्ट होता है। ये लेकिन हाइपोथेटिकल है, पूरे का पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, इसको आप इससे कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 2 से। ध्यान रखना यहाँ पे मैं ये डिवाइड बाय ये लिख दूँ, अगर मैं दिस डिवाइड बाय दिस लिखूँ तो क्या बन जाएगा, ये हो गया एक, ये तो हो गया। आपको मालूम है कि वर्क यहाँ पे एट द एक्सपेंस ऑफ हीट होता है, वर्क डन एट एक्सपेंस ऑफ हीट। अब हम इस हीट इंजन की, ये जो इंजन बनाया ना हमने, इसकी एफिशिएंसी अगर देखना चाहेंगे तो मैं सिंपली करूँगा W टोटल डिवाइड बाय Q2, वो बन जाएगा बराबर और T2 माइनस T1, राइट। इसको देख रहे हैं ना आप, हाँ, ln V2/V1, और नीचे क्या आएगा Q2 किसके बराबर है, ये है और T2, ये और T2 के बराबर है ना, और T2
लॉन V2 बाई V1। ठीक, तो यहाँ पे लॉन V2 V1 कट, दोनों में ये है, ये भी कट। समझ में आया। अब नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, नेक्स्ट पेज पे W/Q यानी एफिशिएंसी ऑफ इंजन, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, हीट इंजन। हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बराबर आएगी, वर्क कितना हुआ, कितने हीट से हुआ, वो बराबर आएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं W टोटल जो है डिवाइड बाई Q2 यानी Q, वो बराबर आएगा किसके, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2। अब हमने क्या देखा, हमने देखा WT डिवाइड बाई Q2 यानी जो हम हीट देते हैं सोर्स से, ठीक है, वो बराबर रहता है T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2 के। क्लियर। अब T2 क्या है, T2 इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड T1 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक यानी कोल्ड रिजर्वायर, ये जो है हॉट रिजर्वायर का है। यहाँ से हीट यहाँ जाएगी तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, यहाँ का कम रहेगा। मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और यहाँ का जो टेम्परेचर वो है सपोज 20 डिग्री सेल्सियस। तो 100 में से 20 निकालो, कितना रह जाता है, 100 में से 20 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो डिवाइड बाय करो 100 डिग्री सेल्सियस, वो कितना आएगा 80 डिवाइड बाय 100, तो 0.8 के बराबर आएगा। सो इट इज़ लेस देन 1। तो मैं ये कहूँगा कि T2 माइनस T1 जो है डिवाइड बाई T2 इट इज़ लेस देन 1। ये ऑब्वियस है, इविडेंट है ना, इट इज़ इविडेंट। तो इसका मतलब जो W टोटल डिवाइड बाई Q2 है दैट इज़ लेस देन 1। समझ में आया। तो इसका ये मतलब है कि WT जो है, WT ये कम है एज़ कम्पेयर टू Q2 से, इसीलिए इसका वैल्यू लेस देन 1 आता है इसके रेशो का। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि जो हम हीट देते हैं वो पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि उसमें से कुछ कोल्ड रिजर्वायर में वेस्ट हो जाता है यानी चला जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जो भी वर्क होता है वो वर्क जो होता है वो मतलब पूरे हीट से नहीं होता, बल्कि उसमें से थोड़ा सा जो हीट है जो एब्जॉर्ब होता है हीट, उससे वर्क होता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। या मैं इन अदर वर्ड्स कह सकता हूँ कि जो हीट हम देते हैं 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि आधा हीट इसमें से वेस्ट हो जाता है या सिंक में चला जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद एफिशिएंसी ऑफ इंजन के साथ में, ठीक है।